Hello everyone, I'm Sakshi Rai. I'm from Sarojini Naidu College, Bhopal, and today I'm going to teach you a topic covalent bond from chapter 4 of your curriculum. So let's start with the topic. तो केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। केमिकल बॉन्ड मतलब वो नहीं होता है जो आप पेपर में दो एटम के बीच में एक डैश बना देते हैं वही बॉन्ड होता है। वो बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वो तरीका है कि हम किस तरीके से दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। पर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप दो एटम के बीच में बॉन्ड देखोगे तो आपको वो एक डैश के फॉर्म में नहीं दिखेगा। बस एक वो हाइपोथेटिकल अट्रैक्शन है जिसको हम पढ़ते वक्त या रिप्रेजेंट करते वक्त एक बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। तो आई थिंक केमिकल बॉन्ड बहुत क्लियर है। केमिकल बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आप अभी लास्ट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हम आज पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप आगे जाके सिलेबस में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लेके रखा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें है बस उसको छोड़ना है। वो इलेक्ट्रॉन बस उसको ट्रांसफ़र करना है। और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या करते हैं, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। तो जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी सोडियम कैटायन बन जाता है, क्लोरीन एनायन बन जाता है। और सभी को पता है ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। आई एम सो सॉरी, हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल मतलब दोनों ही एटम दोनों शेयरिंग कर रहा है, कोई एक शेयरिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें शेयरिंग किस टाइप से होती है, अगर आप सभी ने देखा होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल आप सभी ने सुना होगा। तो Cl2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, Cl2 मॉलिक्यूल में अगर हम आयनिक बॉन्डिंग ट्राई करें, अगर हम देखें, अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि ये वाला जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसने ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को दे दिया, तो क्या होगा, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया चलो। लेकिन ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसको जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक अलग बॉन्ड आता है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड कैसे बनता है, ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि क्लोरीन एटम अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इस क्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सिमिलरली ये क्लोरीन एटम भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इस क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिटवीन टू एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन वो अनइक्वल शेयरिंग होती है, वो इनकम्प्लीट शेयरिंग होती है। क्यों, क्योंकि उसमें शेयरिंग सिर्फ एक ही एटम करता है, दूसरा एटम सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है या सिर्फ स्टेबल होता है। अब हम प्रॉपर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हमने देखा भी एग्जाम्पल। और इसी बॉन्ड को, जो शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हो दो एटम्स के बीच में, इसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और होता क्या है, ये शेयरिंग से, शेयरिंग करने का मुद्दा क्या होता है, एम क्या होता है, सभी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही अचीव करना है। क्यों, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी को वही अचीव करना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखें। पहली बार जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कार्बन कंपाउंड्स में मिला था, और कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसी में पहली बार देखा गया था। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4 है, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो एटलीस्ट डुप्लेट तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, डुप्लेट और ऑक्टेट दोनों ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। हीलियम एक नोबल गैस होती है, उसमें डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम कार्बन का केस देखें तो कार्बन, अगर मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए,
तो उसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 8, यानी उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि उसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया। पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन है, क्योंकि 6 ही होंगे ना, 4 + 2 6 प्रोटॉन, तो जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन है उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना उतने ही अट्रैक्शन से बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए C4- बनना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये वाला केस देखें, C4+ बनने के लिए या नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसको डुप्लेट, तो वो डुप्लेट कन्फिग्रेशन अचीव कर देगा जो कि स्टेबल है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। आप सभी ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में से निकालने में लगती है। तो वो एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता जाता है हाई होती जाती है। तो चलो एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, कार्बन जैसे तैसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत हाई एनर्जी लगती है जो कि फीजिबल नहीं है। तो उसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। अब कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन के पास सभी को पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, और हम सभी ने H2 मॉलिक्यूल बहुत सुना है। तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, ये हाइड्रोजन एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और ऐसे शेयरिंग कर ली। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि मान लो अगर एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया होता तो इस हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट होकर वो स्टेबल हो गया होता, लेकिन इस हाइड्रोजन एटम अभी भी ये अनस्टेबल ही होता। तो यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम ये ऑक्सीजन का एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन में भी आप देख लीजिए आयनिक बॉन्ड की कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देता तो भी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन का क्या, उसके पास तो 4 ही बचते। तो यहाँ पे भी शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन सबको पता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो सामने वाले एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली ये एटम भी यही करेगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सामने वाले ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। नाइट्रोजन पे आते हैं, N2 मॉलिक्यूल सभी ने देखा है। ये बाय द वे हमने O2 मॉलिक्यूल डिस्कस करा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सभी को पता है ये भी। और ये N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल सभी ने देखा है, सभी को पता है N2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसमें भी क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से वो दो तो एक एक लोन पेयर अपने पास रखता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कैसे करता है? उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसने बगल वाले एटम से ले लिए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन बगल वाले से ले लिए, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम अमोनिया का केस देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अब वो ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? 3 हाइड्रोजन एटम से ले लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को अल्टीमेटली एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन एटम भी एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लेके स्टेबल हो जाते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं, और नाइट्रोजन भी इनका एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक ऑक्टेट कन्फिग्रेशन बना लेता है। ये है आपका एग्जाम्पल अमोनिया का, सभी को अमोनिया के बारे में भी पता है। अब हम देखेंगे मीथेन, जो कि यहाँ कॉर्नर में मैंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो उसने वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लिए, उससे क्या हुआ? चारों हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की स्लाइड हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि अगर हम एक N2 मॉलिक्यूल देखें तो N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि इन दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो काफ़ी वीक है, उसको वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं।
तो नाइट्रोजन एटम के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में जो फोर्स है वो तो स्ट्रांग है, जिसको को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। लेकिन दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो वीक है, ये याद रखिएगा। कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, आयनिक कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा देवर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें आयन्स बनते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं। चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं तो चार्जेस फ्लो करते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो वहाँ चार्ज बनते थे इसलिए वो गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ चार्ज नहीं बनते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, इजीली टूट जाएंगे। थोड़ी सी हीट दोगे मेल्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी हीट दोगे बॉयल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्सेस ही नहीं है, फोर्सेस इतने वीक है, थोड़ी सी एनर्जी देने पे टूट जाएंगे। और ये जनरली गैसेस में, लिक्विड में या सॉफ्ट सॉलिड में रहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो थे वो टिपिकली सॉलिड्स में रहते थे, हार्ड सॉलिड्स में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड्स में, कोवलेंट कंपाउंड्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, तो वो ज़्यादातर लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट या फिर सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब एक प्रैक्टिकल रेलेवेंस देखें तो पानी जो आप पीते हैं उसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवलेंट बॉन्ड देखा जाता है। और उसके बाद सभी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं जितने भी, जैसे एक एग्जांपल आप मीथेन ले लो। मीथेन जो है एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, बायोगैस में भी होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन रहता है, तो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखता है। ठीक है, बायोगैस क्या होती है? बायोगैस बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। जितना भी प्लांट मटेरियल, सीवेज, काऊ डंग है, उसको एनारोबिक कंडीशन में रखो तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और मीथेन को फिर आगे जाके फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आपने देखा होगा वैन के पीछे सिलेंडर लगे रहते हैं, स्कूल वैन जो होती हैं उसके पीछे सिलेंडर रहते हैं। उन सिलेंडर में मीथेन भरी रहती है, तो मीथेन को फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो कि हम एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स इनहेल करते हैं, उसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी जाती है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल रेलेवेंस था। और क्या आपने कभी सोचा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सोचने वाली बात है, कि डायमंड और ग्रेफाइट दो अलग अलग कंपाउंड हैं। दोनों ही जो है कार्बन कंपाउंड्स हैं, यानी दोनों में ही कार्बन एटम्स हैं, और दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी जाती है। लेकिन फिर भी डायमंड सबसे, दुनिया का सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसमें ड्रिल मशीन भी आप घुसा दोगे टूटेगा नहीं। वहीं पे अगर आप ग्रेफाइट देखें, क्या सबने ग्रेफाइट देखा है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। अपनी पेंसिल निकालिए, पेंसिल की जो, पेंसिल का जो ग्रे पार्ट है जिससे आप लिखते हैं, जो लीड है, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, वही ग्रेफाइट है। सबको पता है, अगर अभी उस ग्रेफाइट को मैं टच कर दूंगी मेरे हाथ में ग्रे ग्रे सब्सटेंस आ जाएगा। तो कहाँ डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, टूटता नहीं है बिल्कुल, और कहाँ ग्रेफाइट इतना स्मूथ और स्लिपरी है। तो जब दो कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी अलग क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि कार्बन अलग अलग टाइप से बॉन्डिंग शो करता है। कार्बन, एक डायमंड जो होता है उसमें एक कार्बन चार कार्बन से बॉन्ड करके 3D स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन एटम से बॉन्ड करके हेक्सागोनल एरे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ग्रेफाइट में जो रहता है वो सब लेयर्स में रहते हैं, जैसे ही आप ग्रेफाइट को टच करते हो एक लेयर आपके हाथ में आ जाती है। तो रीज़न डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने का यही है। इवन दो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने का रीज़न यही है कि कार्बन अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। थैंक यू सो मच।